जय हिंद। आदित्य बोर्ड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th साइंस, जिसमें हम देखेंगे अम्ल, क्षार और लवण, जिसमें आप पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। अम्ल की डिफिनेशन देखना है जो आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार हो। ठीक, चलिए देखते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जो जलीय विलयन में आयनीकृत होकर हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। जब हम HCl को जल में विलय करते हैं तो इसमें हाइड्रोजन अलग और क्लोरीन अलग होता है। इसी तरह से जब HNO3 को जल में विलय करते हैं, जल में घोल देते हैं, तो हमारा H+ आयन अलग हो जाता है और NO3- आयन अलग हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार H2SO4 को हम जल में विलय करते हैं तो H+ आयन अलग और SO4- आयन अलग हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार मुख्यतः दो होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक है, प्रबल अम्ल क्या होता है कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनीकृत या विघटित हो जाते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हंसना, से आप इसे याद कर सकते हैं, हंसना। ह से हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और स से हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, और न से हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, फिर ये आपका ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन सा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है। ठीक, आगे हम देखते हैं दुर्बल अम्ल। ठीक, दुर्बल अम्ल वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत या विघटित होते हैं, या वे अम्ल जो जल में आयनीकृत नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, या वे अम्ल जो आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, जल में विलय होते हैं, वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एसिटिक अम्ल CH3COOH, और दूसरा है HCN हाइड्रोजन साइनाइड, और तीसरा है HCOOH फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, फिर अगला हमारा हेडिंग आता है अम्लों का भौतिक गुण। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि अम्लों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण को डिफाइन करिए या उनके समझाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं अम्लों के भौतिक गुण कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलय होते हैं। ठीक, फिर अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि अम्ल जब अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, यहाँ से। ठीक, पूरी की पूरी लाइन 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला है कि अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। इनकी क्रिया से लकड़ी, कागज व त्वचा नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला है अम्लों का रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला है धातु से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर देखिए मैंने सूत्र लिखा है कि जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है धातु ऑक्साइड का लवण। ठीक, ये धातु का लवण बनाता है और H2 गैस निकालता है। ठीक, इसी प्रकार आप एग्जाम्पल के समझिए। जब सल्फ्यूरिक अम्ल पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु लवण K2SO4 और हाइड्रोजन गैस निकालता है। अब इसका डिफिनेशन देखिए कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक, अगर आप ये याद कर लेते हैं इसका सूत्र, तो आप इसका रासायनिक गुण आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये एक उदाहरण ध्यान रखना होगा। ठीक, फिर अगला है हमारा धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। जब अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो धातु लवण और जल बनाता है। आप इसका डिफिनेशन देखिए कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके धातु लवण तथा जल बनाता है। अगर आप ये डिफिनेशन, ये क्या करते हैं, सूत्र अगर याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी डिफिनेशन लिखने में और एग्जाम्पल लिखने में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है HNO3, ये एक हमारा अम्ल है, और FeOH ये धातु का ऑक्साइड है। यहाँ पर Fe एक धातु है और OH ऑक्साइड। ठीक, जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो धातु लवण FeNO3 बनाता है और जल बनाता है। ठीक, इसी प्रकार से दूसरा है जब HCl अम्ल Na2O से अभिक्रिया करता है तो बनाता है NaCl और जल बनाता है। ठीक, फिर अगला आता है हमारा अम्ल का उपयोग। अम्ल का उपयोग में पहला है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्लों का उपयोग पेट्रोलियम उद्योग, उर्वरक निर्माण में, प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। फिर दूसरा है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का उपयोग सोने तथा चांदी की शुद्धि
में किया जाता है। जब सोना चांदी को शुद्धिकरण किया जाता है तो उसमें हम नाइट्रिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक। उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में भी नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है, ठीक। फिर अब हम देखते हैं, अगला है नाइट्रिक अम्ल को सोरा का अम्ल भी कहा जाता है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है कि सोरा का अम्ल किसे कहा जाता है, ठीक। क्योंकि सोरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है, ठीक। इसका सूत्र है KNO3। यहाँ से आपका पूरा का पूरा लाइन 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उद्योगों में कपड़ा रंगने के लिए तथा लोहे से जंग हटाने के लिए और चांदी को साफ करने के लिए उपयुक्त है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षार। वे पदार्थ जिनका स्वाद तीखा या कड़वा होता है तथा जो त्वचा या कागज पर गिरने पर उसे जला देता है, क्षारक कहलाता है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार क्षार की डिफिनेशन, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में विलय होकर हाइड्रोक्साइड OH- आयन देते हैं, क्षार या आधार कहलाते हैं। बेस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। क्षार कहलाता है। जो क्षार जल में घुल जाते हैं उसे क्षारक कहते हैं। सभी क्षार आधारक या क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, ठीक। फिर अब हम देखते हैं क्षारकों के प्रकार। इसी तरह से प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक अम्ल की तरह है, ठीक। अब हम देखते हैं प्रबल क्षारक क्या होता है। वे क्षारक जो जल में पूर्णतः घुलकर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। फिर अगला है दुर्बल क्षारक। वे क्षारक जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। इसका उदाहरण है AlOH का होल थ्राइस, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। फिर अगला हमारा हेडिंग है क्षारकों के भौतिक गुण। इसमें आपका पहला है कि क्षारक जल में विलेय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। यहाँ से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अगला है क्षारक स्पर्श करने पर साबुन के समान चिकने होते हैं। अम्ल की तुलना में क्षारकों की शक्ति अधिक होती है, ठीक, परंतु अम्लों की तुलना में कम। ये लाइन आपको काट सकते हैं, ये आपको कंफ्यूज कर देगा, ठीक है। अब देखते हैं, अगला है हमारा हेडिंग क्षारकों का रासायनिक गुण। इसमें आपका पहला है धातु से अभिक्रिया। जब क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस निकालता है। इसका डिफिनेशन देखिए कि प्रबल क्षार सक्रिय धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं तथा लवण बनाते हैं, ठीक। अगर आप ये सूत्र याद कर लेते हैं तो डिफिनेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार से आप उदाहरण भी बना लेंगे। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिंक एक धातु से अभिक्रिया करता है तो बनाता है K2ZnOH2, ओ सॉरी K2ZnO2 और हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक। फिर अगला है इसका एग्जाम्पल, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है Na2ZnO2, ठीक, और हाइड्रोजन गैस निकालता है, ठीक है। फिर अगला है रासायनिक गुण में कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन जल बनाता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने पहले चैप्टर में उदासीनीकरण अभिक्रिया छोड़ दिया था, आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जब क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो तो लवण और जल बनाता है, ठीक। तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनेशन देखिए कि क्षार अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, तो इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है NaCl और जल बनाता है, ठीक। इसी का दूसरा उदाहरण है जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनाता है K2SO4H2O, ठीक है। फिर अगला है हमारा क्षारकों का उपयोग। क्षारकों का उपयोग है, इसमें हमारा पहला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसका अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वस्त्र तथा तीव्र अम्ल बनाने में किया जाता है। फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग उर्वरक तथा अमोनियम लवण बनाने में होता है। फिर अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ठीक, साबुन, कागज व कपड़ा उद्योगों में इसका उपयोग होता है। अब देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कच्चे पानी को साफ करने तथा जल से अस्थायी कठोरता हटाने में
किया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, ठीक है। फिर अगला आता है हमारा पीएच पैमाने की अवधारणा। पीएच पैमाना किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को मापने का एक पैमाना है। यह विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ की सांद्रता पर क्षार आधारित होता है। अब देखते हैं पीएच किसी धातु का या किसी पदार्थ का क्वेश्चन दे सकता है, किसी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कीजिए, तो आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। पीएच बराबर -log (10H+), ठीक है। अर्थात पीएच का मान जितना कम विलयन उतना अधिक अम्लीय होगा, और पीएच का मान जितना अधिक होगा विलयन उतना ही अधिक क्षारीय होगा, ठीक है। अब देखते हैं पीएच पैमाना की जो सीमा उसका स्केल होता है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए, जब हमारा पीएच 7 होगा तो उसे उदासीन कहते हैं। जब पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय होगा। जब पीएच 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रबल और दुर्बल में भी आप देख लीजिए, 0 से 3 तक अगर पैमाने में प्रदर्शित हो रहा है तो वह प्रबल अम्लीय होगा, और 4 से 6 तक दिखा रहा है तो वह दुर्बल अम्लीय होगा, और 7 पर रहेगा तो उदासीन, और 8 से 10 तक रहेगा तो दुर्बल क्षारकीय, और 11 से 14 तक रहेगा तो प्रबल क्षारीय, ठीक। और कुछ जो तत्व हैं उनका, जो पदार्थ है उनका पीएच मान दिया गया है, जो आपसे ऑप्शन टाइप क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, ठीक है। पहला है कि नींबू का रस, इसका पीएच मान लगभग 2 के बराबर होता है, और सिरका का लगभग 3 के बराबर होता है, और शुद्ध जल का तो 7 ही होता है, और साबुन का जो घोल होता है 9 से 10 तक इसका पीएच होता है, और ब्लीच का 12 से 13 होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। इसमें पहला है कि पौधों एवं जंतुओं के पीएच के प्रति संवेदनशीलता। जीवित प्राणी केवल एक सीमित पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 के बीच ही कार्य करता है। अगर 7 से 7.8 के बीच ऊपर नीचे हुआ तो बहुत ही दिक्कत हो सकती है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पर उदाहरण में दिया गया है कि नदियों का जल पीएच अम्लीय वर्षा के कारण 5.6 से कम हो जाता है, तो जलीय जीवधारी का जीवित रहना कठिन हो जाता है, ठीक। फिर अगला है मृदा का पीएच। मिट्टी का पीएच 7 के निकट होता है, अतः फसलों की वृद्धि और उपज जानने के लिए पीएच परीक्षण आवश्यकता होती है। जब हम खेती करते हैं तो मिट्टी का पीएच परीक्षण कराना आवश्यक होता है, नहीं तो आपका फसल बर्बाद भी हो सकता है, ठीक। फिर अगला है हमारा हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे पेट में पाया जाने वाला अम्ल HCl होता है, जबकि इसका मात्रा बढ़ जाती है तो दर्द और जलन होता है। तो अनुभव आप किए होंगे कि जब हमारा पेट में अम्ल की मात्रा HCl अम्ल की मात्रा अधिक हो जाता है तो जलन टाइप सा महसूस होता है, ठीक। जो ये HCl अम्ल होता है हमारे अमाशय में ही ज़्यादा होता है, ठीक। इसी के कारण दर्द होने लगता है। तो इसके दूर करने के लिए, इस समस्या को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, जो प्रति अम्ल के रूप में कार्य किया जाता है, जो प्रति अम्ल के रूप में ये कार्य करता है, ठीक है। फिर अगला है दांतों का क्षय। दांतों की कठोरता। दांतों का कठोर भाग इनेमल होता है। हमारे दांत में एक कठोर भाग होता है जिसे इनेमल कहते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस का बना होता है, ठीक। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है तब दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक। फिर अगला हमारा आता है लवण। लवण किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप बना पदार्थ लवण कहलाता है। आपने पहले अभिक्रिया में पढ़ाया हूं मैं कि अम्ल और क्षार जब क्रिया करता है तो लवण बनाता है, तो वही हमारा लवण है। इसका आपके सिलेबस में कुछ लवण दिया गया है जिनके बारे में हमने पढ़ा है, हमें पढ़ना है उसका उपयोग और उसको बनाने की विधियाँ, ठीक है। पहले हम देखते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब देखिए कि कास्टिक सोडा जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है, इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अब सीधा समझिए समीकरण से कि जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो अपघटन के द्वारा हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, ठीक। इसी को कास्टिक सोडा कहते हैं।
इसका उपयोग है इसका उपयोग साबुन तथा अपमार्जकों, डिटर्जेंटों को बनाने में होता है। इसका उपयोग कृत्रिम वस्त्र बनाने में तथा कागज के निर्माण में होता है। फिर इसका उपयोग बॉक्साइट अयस्क के शोधन, तेल, साबुन तथा रंजक विरंजकों के निर्माण में होता है। ठीक है। फिर अगला हमारा टॉपिक आता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है। विरंजक चूर्ण बनाने की विधि ये आपसे पूछ सकता है। ठीक। विरंजक चूर्ण का निर्माण सूखे बोझा चूना पर क्लोरीन गैस द्वारा क्रिया कराया जाता है। यहाँ पर इसके समीकरण से समझिए, ये हमारा बुझा हुआ चूना है, CaOH का होल ट्वाइस। जब इसमें हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें विरंजक चूर्ण और जल प्राप्त होता है। ठीक। आपको ये डिफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप इसकी समीकरण को ध्यान देंगे। ठीक है। फिर इसका उपयोग आता है कि इसका उपयोग कपड़े, कागज, जूट, लकड़ी आदि का रंग उड़ाने में किया जाता है। फिर इसका उपयोग जीवाणुनाशक के रूप में तथा जल के शुद्धिकरण में किया जाता है। फिर अगला है इसका उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में चीनी को सफेद करने में होता है। फिर अगला है हमारा इसका उपयोग ऊन को सिकुड़ने से बचाने में होता है। ठीक है। फिर अगला आता है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा इसे कहते हैं। ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट खाने वाला सोडा प्राप्त होता है। ठीक। इसका अभिक्रिया से समझिए, जब सोडियम कार्बोनेट जब सोडियम डाई कार्ब ओ सॉरी जब सोडियम कार्बोनेट में जब सोडियम कार्बोनेट में जल प्रवाहित करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक। इस समीकरण से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अमाशय, पेट की अम्लता दूर करने में यह भी आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में कार्य करता है, एंटी अम्ल के रूप में। खाद्य पदार्थों के निर्माण में, आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। खाने वाला सोडा का चर्म रोग चर्म रोग के इलाज में तथा कपड़े धोने के समय बेकिंग पाउडर बनाने में खाने वाला सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला है हमारा धावन सोडा। ठीक। चलिए देखते हैं धावन सोडा, इसकी बनाने की विधि क्या होता है। धावन सोडा का सूत्र है Na2CO3 10H2O। ठीक। धावन सोडा को सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट कहते हैं। ठीक। इसको बनाने की विधि देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड के संतृप्त विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट तथा अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। आप यहाँ से इसके समीकरण से याद रखिएगा कि क्या क्या लिखना है। ठीक। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो इनकी क्रिया द्वारा हमें प्राप्त सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। मेन हमें सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ ही अभिक्रिया कराना है। ठीक है। फिर आगे आता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। जब सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है सरफ Na2CO3 10H2O। अंत में धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक। इसमें आपका दो प्रक्रिया होता है। पहले आप NaCl का जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के बाद इसकी अभिक्रिया के द्वारा हमें खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। उसके बाद जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट के गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट। अब फिर सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन से हमें प्राप्त होता है कि सोडियम Na2CO3 10H2O, हमें धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। ठीक है। फिर अगला है हमारा धावन सोडा का उपयोग। धावन सोडा का उपयोग देखते हैं। कांच, कागज तथा बोरेक्स उद्योगों में इसका उपयोग होता है। पेट्रोलियम शोधन तथा धातु शोधन में इसका उपयोग होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में इसका उपयोग होता है। ठीक। बेकिंग पाउडर, पेंट, डाई रंजक, जो डाई खाद होता है उसका निर्माण में इसका उपयोग होता है। ठीक। जल की कठोरता दूर करने में इसका उपयोग होता है। ठीक है। फिर अगला आता है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 हाफ H2O। ठीक है।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। इसकी बनाने की विधि देखिए, आप सीधा समीकरण पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जब कैल्शियम सल्फेट के जलीय विलयन में इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो हमें कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, CaSO4 हाफ H2O प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे। जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम को, ये हमारा जिप्सम का सूत्र है, CaSO4 2H2O, ठीक है, ये हमारा जिप्सम है। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा प्राप्त प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण होता है। जब CaSO4 जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करते हैं तो उसके निर्जलीकरण के द्वारा हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में प्रयोग होता है। फिर सजावटी सामान, मूर्तियां, खिलौनों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। फिर इसका उपयोग चिकित्सा में दीवारों को चिकना बनाने में तथा उभरे अलंकरण कार्य करने में या सजावटी कार्य करने में इसका उपयोग होता है, ठीक है। इससे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। चलिए, आशा की यह क्लास आपको समझ में आई होगी। पूरा का पूरा अम्ल क्षार लवण एक ही वीडियो में समाप्त हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूजफुल होगा, तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।